हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हेडलाइन समझ लो। जो चैप्टर का जो नाम है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर, ये क्या कहना चाहता है, ये देख, ये क्या कहना चाहता है एक बार ये देख लो। तो कल्चर्स तो आपको सबको पता है, जैसे कि हिंदूज़ हैं उनका अलग कल्चर होगा, मुस्लिम्स हैं उनका अलग कल्चर होगा, या फिर तुम रीजन वाइज देख लो, हरियाणा के जो लोग हैं उनका अलग कल्चर होगा, बंगाल के जो लोग हैं उनका अलग कल्चर होगा, कर्नाटका के लोग हैं उनका अलग कल्चर होगा। तो एक तो ये वाला कल्चर, या फिर तुम रिलीजन वाइज समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्चर की बात की गई है वो रिलीजन के साथ साथ जो जियोग्राफी है उसके कल्चर की बात की गई है। ठीक है, जियोग्राफी का कल्चर, कौन सी जियोग्राफी, जैसे कि एक लोग हो गए यूरोपियंस, यूरोपियंस का कल्चर अलग होगा, लेकिन एक लोग हो गए अमेरिकन्स, अब अमेरिका के लोगों का कल्चर अलग होगा। तो इन दोनों के मतलब यूरोपियंस जब नाव लेके अमेरिका गए, अमेरिका को फाउंड किया उन्होंने, डिस्कवर किया, तो जब वो उन दोनों के कल्चर्स आपस में दिखेंगे, यानी कि अमेरिका वाले दिखेंगे यूरोपियंस ऐसे रहते हैं, यूरोपियंस दिखेंगे कि अमेरिका वाले ऐसे रहते हैं, तो उसे बोलेंगे कन्फ्रंटेशन, यानी कि आमना सामना होना। तो फिर कौन जीतेगा, किसका कल्चर आगे बढ़ेगा, किसका डूब जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बहुत सारी बातें बताई गई हैं, वो अभी जानते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि ये जो चैप्टर है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, इसमें हम पढ़ेंगे, यही चीज़ बताई गई है कि जो अमेरिका के लोग थे और जो यूरोप के लोग थे, यूरोपियंस, तो इन दोनों के बीच में जो एनकाउंटर होते हैं, यानी कि आमना सामना होता है, यूरोप वाले अपनी नाव लेके अमेरिका पहुंचते हैं और फिर अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लेते हैं। तो फिर उनका जो आमना सामना होता है कौन सी सेंचुरीज के बीच में, 15 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में। तो इस एनकाउंटर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये इस लाइन में बताया गया, सबसे पहले लाइन में। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड बताया गया कि भाई यूरोपियंस नाव लेके क्यों गए अमेरिका, क्या क्या कारण थे, और गए थे तो क्या करने गए, और उधर क्यों बस गए। तो ये सब चीज़ें जानते हैं इस इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले बताया गया कि उस ज़माने में बहुत सारे यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या करा, वो बाहर चले गए सैर पे, वेंचर्ड आउट। अब सैर पे ऐसी कोई नहीं है कि मतलब पैदल पैदल घर से बाहर घूमने चले गए, वो ओशियंस में चले गए, यानी कि अपनी नाव ली और पकड़ के चले गए नाव से कि भाई हम कहाँ जाएंगे, और कि कहाँ घूमने गए। वो जाना चाहते थे इंडिया और चाइना, इंडिया मेनली। ठीक है, तब वो इंडिया क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता हो जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे आ जाता है हमारा मिडल ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूरोप। तो ये यूरोप हो गया, ये मिडल ईस्ट हो गया, और ये मान लो इंडिया है। तो अब यहाँ पे आ जाता है अफ्रीका। तो अब यूरोप वाले ट्रेड करते थे, तो वो ऐसे करते थे, मिडल ईस्ट वालों के पास जाएंगे और इंडिया वाले मिडल ईस्ट वालों के पास जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेड करके फिर वो यूरोप वाले वापस हो लेंगे, इंडिया वाले वापस हो लेंगे, ऐसा चलता था सिस्टम। तो क्या हुआ, एक दिन यूरोप वाले सोचे कि भाई हम हज़ारों सालों से स्पाइसेस खरीद रहे हैं। जो इंडिया था यहाँ पे स्पाइसेस उगती थी, यानी कि मिर्च मसाले ये सब होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया में उगते थे। तो वो मिर्च मसाले यहाँ से ले जाके मिडल ईस्ट वाले लोगों को बेचते थे, और मिडल ईस्ट वाले यूरोप को। तो यूरोपियंस ने सोचा कि भाई हम हज़ारों सालों से मिर्च मसाले खरीद रहे हैं, और यूरोपियंस पता है मिर्च मसाले के बदले में क्या देते थे, वो देते थे सिल्वर, चांदी देते थे वो स्पाइसेस के बदले में। तो अब बोले कि हम हज़ारों सालों से चांदी भेज रहे हैं, यानी कि जो इंडिया है वहाँ पे जो चांदी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, यानी कि इंडिया के लोगों के पास चांदी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, और स्पाइसेस तो वहाँ पे उगते ही हैं। तो वो सोचे कि अगर हमने इंडिया ढूंढ लिया, और अगर हमने इंडिया के ऊपर रूल कर लिया, यानी कि अगर हमने इंडिया पे कब्जा कर लिया, या फिर रूल नहीं छोड़ा, हमने बस ट्रेड ही कर लिया, तो हम माला माल हो जाएंगे। यूरोप वालों ने ये सोचा। ठीक है, तो ये सोच लेके बहुत सारे यूरोपियंस निकल गए ओशियंस में, कि इधर से ओशियंस में निकल गए, बोले हम इंडिया को ढूंढेंगे। अब यूरोप वालों को पता था कि इधर जाएंगे तो इंडिया आएगा, लेकिन उन्हें ये पता था कि बीच में मिडल ईस्ट आएगा, अफ्रीका आएगा, तो इधर से इंडिया जाना बहुत मुश्किल है। तो वो सोचे कि हम इधर से जाएंगे, धरती गोल है, तो वो सोचे कि हम इधर से जाएंगे और फिर इंडिया की इस पार्ट में पहुंच जाएंगे। तो वो ऐसा सोच के गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट और हैं,
ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। एक बार ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, कभी कहो कि शेप ऐसे नहीं है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उन्हें नहीं पता था ये कॉन्टिनेंट्स भी हैं। वो सोचते थे कि बस दुनिया इतनी है, तो वो इस तरफ निकले थे ताकि इंडिया को ढूंढ पाएँ, ठीक है। तो अब बताया गया है कि कौन कौन लोग निकले थे। तो जो यूरोपियंस थे उनमें भी स्पेसिफिक उस टाइम पीरियड पे कंट्रीज बन गई थी। कंट्रीज तो नहीं, मतलब एम्पायर कह सकते हो। तो जो स्पेनिश और पुर्तगीज एम्पायर थे, पोर्तुगीज, तो जो स्पेनिश और पोर्तुगीज लोग थे वही सबसे पहले लोग थे जो कि ये ओशियंस में खुलेआम निकलने का, देश ढूंढने की करेज में जाना शुरू करा जिन्होंने। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे अगर तुम अपनी नाव लेके जा रहे हो ना समुद्र में, यानी कि तुम मौत के साथ खेल रहे हो। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी पूरे समुद्र के बीच में। आजकल तो बहुत सारे स्टेशन बन गए, उस टाइम पीरियड पे कोई स्टेशन नहीं था। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे कि रेडियो कॉल वगैरह हो गई, टेलीफोन कॉल वगैरह, ये सब बातें हो गई। लेकिन उस टाइम पीरियड पे बिल्कुल कुछ नहीं था। तो अगर तुम जाते हो तो अपने बस पे जाते हो, अगर तुम पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना तुम मरोगे पक्का है। तो ये चीज़ होती थी। तो बहुत ही हिम्मत का काम था ये। तो स्पेनिश और पोर्तुगीज़ लोगों ने हिम्मत दिखाई और वो बोले कि हम सबसे पहले जाएंगे। तो स्पेनिश और पोर्तुगीज़ लोग जाने लगे और उन्होंने पोप था, जो पोप यानी कि जो चर्च का लीडर था इनका, जो इटली रोम में रहता था, तो पोप से उस टाइम पीरियड पे जो मेनली काम थे वो पोप करवाता था। मतलब पोप का बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता था पॉलिटिक्स पे, तो पोप बहुत सारी चीज़ें करवाता था। तो उन्होंने पोप से कहा कि जी हम जो भी जगह ढूंढेंगे ना, मान लो हमने कोई जगह ढूंढ ली, मान लो नॉर्थ अमेरिका ढूंढ लिया, तो वो जगह पूरी हमारी हो जाएगी क्योंकि हमने ढूंढी है, ऐसा आप कह दो। तो सारे यूरोपियंस मान जाएंगे और वो हमारी जगह हो जाएगी। वो ये सोचे कि हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, पूरा नॉर्थ अमेरिका खाली पड़ा होगा, ये हमारी ज़मीन बन जाएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि नॉर्थ अमेरिका में इंसान भी होंगे, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ठीक है। तो उन्होंने पोप को मनवा लिया कि भाई ज़मीन हमें मिल जाएगी। तो इस खुशी में वो सारे चले गए कि भाई यूरोप में तो हम गरीबी मर रहे हैं, बाहर हमें अगर ज़मीन मिल गई तो हम खुशहाली से जिएंगे, ये सोच के, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मेन लोग गए थे उनके नाम बताए गए, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस। आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, हु फाउंडेड द अमेरिकाज, कोलंबस आपने सुना होगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वही बंदा था जिसने अमेरिका को ढूंढा था। ये कहाँ का बंदा था? ये था इटली का, इटली का बंदा था। तो अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि स्पेनिश और पुर्तगीज लोग जाते थे सबसे पहले, तो इटली के बंदे ने कैसे ढूंढा? तो ये इटली का ज़रूर था, लेकिन ये स्पेन के राजा के पास गया था कि जी मुझे ऐसे नाव से दूर जाने का शौक़ है, तो आप मुझे भेज सकते हो, तो अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं स्पेन की तरफ से चला जाऊँगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में ज़रूर पैदा हुआ था, लेकिन ये स्पेन के राजा की फंडिंग की वजह से जा पाया था, तो इसलिए स्पेनिश ही बोले जाएगा इसे, ठीक है। तो ये वेस्ट में इधर की तरफ निकल गया, बोला सोचा कि मैं इंडिया के वेस्ट पार्ट में पहुंच जाऊंगा। और कब निकला? ये 1492 में निकल गया। और फिर उसने डिस्कवर कर लिया नॉर्थ अमेरिका को, मतलब अमेरिकाज में जाके बस गया नॉर्थ अमेरिका। तो ये सोचा कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया है, ये सोचा कि मैंने वेस्ट का इंडिया ढूंढ लिया है। और इसने क्या नाम रख दिया इस ज़मीन का? ये रुका था जो आज के टाइम पीरियड पे जो वेस्ट इंडीज़ कंट्री है, वेस्ट इंडीज़, अगर आप क्रिकेट देखते होगे आपको पता होगा, ये वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे पहुँच गए, कैरेबियन आइलैंड्स पे। और फिर वहाँ पे पहुँच गए, सोचा कि इंडिया पहुँच गया मैं, और फिर उसने नाम रख दिया इधर का इंडीज़। अब क्योंकि ये यूरोप के वेस्ट पार्ट में था, इसलिए आज के टाइम पे इसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में तो ये सोचा था कि मैं ईस्टर्न इंडिया में आ रखा हूँ, जिसके बारे में मार्को पोलो एक बड़ा राइटर था, ट्रैवलर था, यानी कि तुम कह सकते हो उसने पूरी दुनिया घूमी और फिर उस पूरी दुनिया के बारे में अपने ट्रैवलोग में लिखा कि मैं इस जगह पे गया, मेरे को ये देखने को मिला। उसने चाइना भी घूमा था, उसने इंडिया भी घूमा था, उसने मिडल ईस्ट वगैरह भी गया था, बहुत सारी जगह, मतलब पूरी धरती घूम वगैरह के यूरोप आ गए थे वापस। तो मार्को पोलो ने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स में इंडिया का जिक्र करा है। तो ये सोचा कि मैं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पहुँच गया। लेकिन फिर इन्होंने बाद में, बहुत सारे लोग आए यूरोपियंस, ये बोला वापस जाके कि भाई मैंने इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ढूंढ लिया है, आ जाओ सारे। तो ये बहुत सारे लोगों को लेके गया नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में लेके गया। और फिर जब लोगों ने देखा ना कि भाई इधर स्पाइसेस नहीं है, यानी कि जो स्पाइसेस हम इधर इंडिया में मंगाते थे, इंडिया से मंगाते थे, वो तो इधर है ही नहीं। और जैसे कि और भी सारी चीज़ें हो गई कि हम ट्रेड करते थे इनके साथ, ये लोग तो ट्रेड ही नहीं करते। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता करी कि भाई ये तो इंडिया है ही नहीं। फिर इन्होंने बहुत कुछ सोचा, फिर ये इधर से इस कोने से इधर से आगे गए, फिर उन्होंने देखा भाई इंडिया तो ये है, हम तो बीच वाली अलग जगह पे आ गए। तो इन्होंने देखा कि हमने डिस्कवर कर लिया है क्या,
अ न्यू वर्ल्ड, यानी कि एक दुनिया थी जो कि बिल्कुल ही अनकनेक्टेड थी। क्योंकि देखो यूरोप है, यूरोप से मिडल ईस्ट वगैरह एशिया का पार्ट कनेक्टेड है, तो एशिया और यूरोप तो कनेक्टेड है। फिर इन दोनों से कनेक्टेड है मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से कनेक्टेड है अफ्रीका। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया, ये बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से बाय ओशन। तो ये जो दो कंट्रीज थी ये किसी से मिला जुला नहीं करती थी, आइसोलेशन में थी पूरी। तो अब क्योंकि यूरोपियंस इधर पहली बार गए तो इन्होंने इसे डिस्कवर कर लिया, इसीलिए इसे डिस्कवरिंग कहा गया। ठीक है, फिर बताया गया अब ये जो अमेरिकाज था, फिर इसमें एक अमेरिकाज नाम से टर्म यूज़ किया गया है, अमेरिकाज। अब आप अमेरिका सुनते होगे मोस्टली, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन ये अमेरिकाज क्या है? तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जब नॉर्थ और साउथ दोनों को मिक्स की बात की गई हो, यानी कि नॉर्थ अमेरिका प्लस में साउथ अमेरिका, उसे बोलेंगे अमेरिकाज। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट को अमेरिकाज बोलेंगे। ठीक है, फिर बताया गया जो अमेरिकाज था इसमें दो टाइप के कल्चर मिले थे इधर। अब ये दो टाइप के कल्चर कौन कौन से थे? पहला टाइप था स्मॉल सबसिस्टेंस इकोनॉमीज का। सबसिस्टेंस यानी कि जो सिर्फ गुजारा पे बेस हो, यानी कि उन्हें बस गुजारा करना है, यानी कि तुम ट्राइबल वगैरह समझ लो। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अपनी बस जंगल वगैरह से उतना ही खाना लेते जितने से उनका गुजारा हो, उसके फालतू वो कुछ भी नहीं लेते कि मतलब हम ट्रेड कर देंगे, एक्स्ट्रा पैसे कमा लेंगे एक्स्ट्रा, ये सब इनका कुछ बेसिस नहीं होता, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वो होती हैं स्मॉल सबसिस्टेंस इकोनॉमीज, यानी कि स्मॉल इकोनॉमी और सिर्फ सबसिस्टेंस पे बेस्ड हो, सिर्फ गुजारा करने पे बेस्ड हो। तो एक टाइप की इकोनॉमी तो ऐसी मिली थी अमेरिका में। लेकिन एक और टाइप की इकोनॉमी मिली थी, वो कैसी थी? पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम, जो कि बेस्ड ऑन एग्रो एंड माइनिंग, वो भी वेल डेवलप्ड। तो बताया गया जो दूसरा जो कल्चर फाउंड किया गया था यहाँ पे अमेरिका में, वो था पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम। जो राजा के पास आर्मी होती है उसकी वजह से इसे पावरफुल डिनोट किया गया है। और मोनार्कियल यानी कि राजा वाला सिस्टम, कोई एक राजा रूल करता हो। सबसिस्टेंस वाले तो ऐसे ही आपस में कबीले वगैरह बना के रहते हैं, इनमें कोई राजा नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम था कि राजा एक प्रजा पे रूल करता था, और उसकी जो राज्य की इकोनॉमी होती थी, राज्य की अर्थव्यवस्था होती थी, वो बेस्ड होती थी एग्रीकल्चर और माइनिंग पे। तो फिर इनके एग्जांपल दिए गए कि कहाँ पे मिलती थी। तो जो स्मॉल सबसिस्टेंस इकोनॉमीज थी ये कहाँ पे मिलती थी? ये मिलती थी कैरेबियन आइलैंड्स। तो कैरेबियन आइलैंड्स स्क्रीन पे इमेज आ जाएगी, देख लेना। कैरेबियन आइलैंड्स वो होते हैं यूएसए और जो साउथ अमेरिका के बीच में जो कर्व आता है, उधर के जो आइलैंड्स होते हैं वो। ठीक है, और फिर बताया गया कि ये ब्राज़ील में भी मिलते थे। जो ब्राज़ील देश आपको पता होगा, साउथ अमेरिका जो है ये साउथ अमेरिका हो गया, तो ये वाला जो देश है ये ब्राज़ील है। ठीक है, तो जो ब्राज़ील है वहाँ पे भी स्मॉल सबसिस्टेंस इकोनॉमीज पाई जाती थी। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप है ये कहाँ पे मिलता था? ये मिलता था मेक्सिको में। मेक्सिको कह लो या फिर आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं वो कह लो, सेंट्रल अमेरिका के अंडर। सेंट्रल अमेरिका में जो कि मोस्टली मेक्सिको से बना हुआ है, उसके आसपास जो छोटे मोटे देश हैं उन्हें भी लगा लो साथ में। तो उन सब देशों से सेंट्रल अमेरिका बनता था, और इस सेंट्रल अमेरिका में पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम थे, और उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि एजटेक सभ्यता और माया सभ्यता। आपने अगर बचपन में डिस्कवरी देखी हो बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता था डिस्कवरी पे। तो एजटेक और माया सभ्यता मेक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका में थी, जो कि बहुत ही पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम थी। फिर एक और का नाम दिया गया है, साउथ अमेरिका में भी पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम था। साउथ अमेरिका में किसका था भाई? साउथ अमेरिका में जो देश है पेरू देश, आप साउथ अमेरिका में इधर ढूंढ सकते हो इस साइड। तो पेरू जो देश है उधर था किसका रूल? इनकाज एक ट्राइब थी, और इन्होंने अपना किंगडम बनाया बाद में जाके, इनका किंगडम कह लो या फिर एम्पायर, इनका एम्पायर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो दो टाइप के कल्चर फाउंड किए गए थे अमेरिकाज में, वो हमने जान ली, स्मॉल सबसिस्टेंस इकोनॉमीज और पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम्स। फिर एक पॉइंट बताया गया कि जो साउथ अमेरिका था,
साउथ अमेरिका में आपने देख लिया कि जो ट्राइबल लोग हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन में है, और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे आपने अभी देखा था कि जो वो वाले लोग हैं, क्या कहते हैं, जो किंगडम वाले लोग हैं या फिर राजशाही लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक डिफरेंस है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका का जो एम्पायर है वहाँ पे जो प्लेन एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेजोन फॉरेस्ट, जिस अमेजोन रिवर पे बेस्ड है जो, ठीक है। तो इस वजह से साउथ अमेरिका में उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था कंपैरेटिवली नॉर्थ अमेरिका से। और जहाँ पे फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ट्राइबल लोग ही मिलेंगे, क्योंकि जंगल में तुम कोई सभ्यता नहीं बसा सकते। जंगल में तुम अपने जो फिलहाल के तुम्हारे शहर हैं वो तुम जंगल में पॉसिबली इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में प्लेन्स थे, इसलिए यहाँ पे किंगडम वगैरह बन गए। तो फिर बताया गया जो साउथ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका में तो भाई यूरोपियंस आके बस गए, थोड़ा बहुत नुकसान किया क्योंकि प्लेन एरिया था, आराम से रह गए। लेकिन क्या करा, साउथ अमेरिका में जो फॉरेस्ट थे अब उधर के जंगल कटवाने शुरू कर दिए। क्या? क्यों? क्योंकि भाई वुड चाहिए रहती है नाव बनाने के लिए, तो उधर के जंगल कटवा कटवा के जंगल ही ख़त्म कर दिए। फिर जो ट्राइबल लोग हैं वो मुश्किल में पड़ गए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज़ के? कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि फलस्वरूप किसी भी चीज़ का इफेक्ट, किस चीज़ की वजह से क्या होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किस चीज़ के? यूरोपियन सेटलमेंट्स के। अब यूरोपियन सेटलमेंट वाले लोग अब यूरोप वाले लोग यहाँ पे सेटल कर जाते हैं साउथ अमेरिका में, उसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ट्राइबल्स लोगों के लिए और फॉरेस्ट के लिए। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक लाइन दी गई थी। फिर बताया गया है जो साउथ अमेरिका था यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया किसके लिए? प्लांटेशन के लिए, कि भाई यहाँ पे एक तरह के पौधे उगाया करेंगे, पेड़ उगाया करेंगे जिनसे हमें फ़ायदा होगा। तो प्लांटेशन फार्मिंग कर दी इधर भी, जैसे इंडिया में स्टार्ट करी थी, जैसे टी प्लांटेशन वगैरह होगा तो वो सब इंडिया में करी थी, तो साउथ अमेरिका में बहुत सारी स्टार्ट कर दी। तो जो प्लांटेशन थी उधर काम करने के लिए जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। तो अब यूरोपियन लोग सोचे भाई अब क्या करा जाए, साउथ अमेरिका वाले लोगों ने तो मना कर दी, और जो साउथ अमेरिका के लोग थे उनकी पॉपुलेशन भी कम थी, तो अब इन्होंने मना कर दी। लेकिन प्लांटेशन का काम करना है किसी को, अब यूरोपियंस खुद तो करेंगे नहीं, धूप में जाते तो सनबर्न हो जाता है, उन्हें काम नहीं किया जाता उनसे धूप में ज़्यादा, तो यूरोपियंस तो किया नहीं गया। तो अब कौन करेगा उनकी जगह? तो उन्होंने सोचा कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो ब्लैक लोग होते हैं, ब्लैक पीपल, भाई ये बहुत ठाडे लोग होते हैं और फिर ये धूप में भी काम कर सकते हैं, इनके जेनेटिक्स की वजह से ब्लैक हैं इस वजह से, ठीक है। तो इन्हें पकड़ के ले आए, इन्हें बंदी बना लिया, स्लेव बना लिया, और फिर अफ्रीका से ले आए साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में प्लांटेशंस पे काम कराने लग गए। फिर एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गई इसकी वजह से, कि अफ्रीका के लोगों को खरीद के यूरोप वाले साउथ अमेरिका में बेच देते थे, फिर उधर काम कराया जाता था। तो इसकी वजह से एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही गंदी प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से ब्लैक पीपल्स को जैसी थोड़ी सी उम्र होती है, बचपन निकलता है, जब ही बेच दिया जाता था उन्हें, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे, अभी बस ऊपर से बताया गया है। फिर बताया गया है कि जो अमेरिका के लोग थे, यहाँ का जो कल्चर था वो बहुत ही डिफरेंट था, यानी कि जो यूरोपियंस थे वहाँ से उनका कल्चर बहुत ही अलग था। तो यूरोपियंस को समझ नहीं आया कल्चर, इनका कल्चर तो बहुत ही ख़राब है। तो उन्होंने क्या करा, अमेरिका के लोगों की जितनी भी वो थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि हर किसी के धर्म की मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं बहुत सारी लिखी हुई, पुराने टाइम में लिखी हुई, जिसे वो फॉलो करते हैं। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मोन्यूमेंट्स वगैरह, उनकी देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब जला दी या फिर डिस्ट्रॉय कर दी। किन्होंने? यूरोपियंस ने, ये बोल के कि भाई इनका कल्चर तो बहुत ख़राब है, हम इन्हें जीने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। और फिर जलाते गए, डिस्ट्रॉय करते गए। फिर 19वीं सेंचुरी तक इन्होंने जलाया बुरी तरह। फिर इनको अकल आती है, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने बोला भाई ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। इन कोई भी धर्म होता है उसमें कोई ना कोई बात तो अच्छी होती है, तो वो बात हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका भला कर सकें। क्योंकि भाई हर धर्म में बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, जैसे कि इस्लामिक धर्म उसने भी बहुत सारे इन्वेंशंस करे हैं, हिंदुज़म है
उसने भी बहुत सारे इन्वेंशन करे हैं। क्रिश्चियन धर्म है, उसने भी बहुत सारे इन्वेंशन करे हैं। जूइश ने भी करे हैं। तो हर धर्म ने छोटे मोटे इन्वेंशन करे हैं जिसने ह्यूमैनिटी को प्रॉफिट किया है। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 19वीं सेंचुरी में मना कर दिया कि भाई तुम ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, हम इन्हें स्टडी करते हैं, इनके धर्म की बातों को भी स्टडी करते हैं, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। तो इस वजह से लेट 19वीं सेंचुरी में लोगों ने इनके धर्म को स्टडी करना स्टार्ट करा, डिस्ट्रॉय करने को छोड़ गए। ठीक है, फिर लेकिन अब इस टाइम पीरियड तक, मतलब ये 15-16 सेंचुरी में आए थे और 300-400 साल तक जलाते रहे, तब जाके बहुत कम चीज़ें मिलेंगी साइंटिस्ट को। तो बहुत सारी कम चीज़ें मिली, जैसे कि इन्हें सिर्फ रूइंस मिली सिविलाइजेशंस की, यानी कि जो एज़टेक या फिर माया सभ्यताएं थी जो नॉर्थ अमेरिका में, उन सभी के पास टूटी फूटी बिल्डिंग्स मिली, कोई भी इंटैक्ट बिल्डिंग नहीं मिली। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, एक सिटी थी जिसका नाम है माचू पिचू। माचू पिचू एक सिटी है, कौन सी सभ्यता की? इनकाज पीपल की, और इसे एनसीईआरटी में दिया गया है इनका सिटी ऑफ। इनका सिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका एम्पायर की सिटी थी माचू पिचू। ठीक है, तो ये माचू पिचू नाम की सिटी थी और ये डिस्कवर की गई थी 1911 में। रीडिस्कवर किस लिए बोला गया है? क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो आए भाई नॉर्थ अमेरिका में, किस टाइम पीरियड पे? 15-16 सेंचुरी मान लो। फिर उन्होंने देखा कि ये कोई जगह है और इसे तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर डिस्ट्रॉय करके आसपास में रहने लग गए और फिर उस सिटी को भुला दिया, फॉरगॉट। फिर भाई 300-400 साल तक उसे भूले रहे। वो जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह, उनमें मिक्स हो गई, जंगल में सिटी बुरी तरह मिक्स हो गई। तो अब मिक्स होने के बाद वो सिटी तो मिलेगी नहीं तुम्हें, तो अब मिक्स होने के बाद जो वापस से ढूंढी, वो ढूंढी थी 1911 में, इसलिए बोला गया है रीडिस्कवर। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि साइंटिस्ट ने फिर हेलीकॉप्टर वगैरह या फिर जो ड्रोन वगैरह होते हैं उन सब पे कैमरा वगैरह लगाए, और फिर जो जंगल्स हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के, इनके ऊपर से गुजारा, इनके ऊपर से लेके गए भाई कैमरा को, ताकि पूरा जो जंगल है एरिया उसे देखा जाए। तो उधर जहाँ पे भी थोड़ा सा लगता है ना कि कोई भी बिल्डिंग के रिमेन्स हैं, उस साइड को मार्क कर लेते हैं और फिर उधर पहुँच जाते हैं एक्सकवेशन वगैरह करने। तो ये सब तरीके से आज के टाइम पे बहुत सारे रूइंस ढूंढे जा रहे हैं सिविलाइजेशन के। ठीक है, फिर बताया गया है जो यूरोपियन पीपल थे जो अमेरिका में गए थे, जो सबसे पहले, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, फिर जो बाकी लोग हैं यूरोपियन पीपल जो कि अमेरिका में गए थे डिस्कवर करने, तो उन सब लोगों ने अपनी लॉग बुक लिखी है, बहुत सारी लॉग बुक या फिर डायरीज यानी कि तुम जो डेली लिखते हो कि आज सुबह मेरे साथ ये हुआ, ये तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह थे ये सब रोज़ रोज़ डायरी लिखते थे, ताकि अगर वो मर जाएँ तो उनकी डायरी मिल जाए, तो कोई उनसे कुछ सीख ले या फिर उनका नाम हो जाए, ये सब। ठीक है, तो डायरी वगैरह लिखते थे, जिसकी वजह से हमें उनकी जो जर्नी थी, यानी उनकी जर्नी कैसे गई, यानी कि वो नाव में जा रहे हैं यूरोप से लेके कहाँ तक? अमेरिका तक। तो अब कोई भी बंदा नाव में जा रहा है इतनी दूर, तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, जैसे कि एकदम कोई तूफान आ गया होगा समुद्र में, उस तूफान में डूब गए हों, वापस बच के निकले हों। तो ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने अपनी डायरी वगैरह में, लॉग बुक वगैरह में रेगुलरली लिखी थी, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। फिर जो जेजुइट मिशनरीज थे जो कि क्रिश्चियन धर्म को फैलाते थे, वो भी गए थे उधर धर्म फैलाने, तो उनकी राइटिंग से भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। ऑफिशियल से जो कि स्टेट वगैरह के, उनसे भी बहुत सारा अंदाज़ा मिलता है। और फिर जब हिस्ट्री लिखी गई ना, जब यूरोपियंस ने हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट की कि भाई पास्ट का कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए, तो उन्होंने हिस्ट्री लिखी पूरी लाइन बाय लाइन कि भाई ऐसे ऐसे यूरोप को ढूंढा ना, ऐसे ऐसे अमेरिका को ढूंढा हमने, ये सब करा, यूरोपियंस ने ये करा। तो उन्होंने एक चीज़ क्या करी, उन्होंने सिर्फ यूरोप पे फोकस करा कि भाई अमेरिका एक जगह थी, यूरोपियंस इधर आ गए, अमेरिका पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने जो अमेरिकन्स थे, नेटिव अमेरिकन्स, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी यूरोप वालों की गाते रहे, यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री लिखते गए, जिसकी वजह से जो अमेरिका के जो लोकल पीपल थे उनको बिल्कुल भी फोकस नहीं किया उनके ऊपर। ठीक है, फिर बस इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और जो सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल यानी कि बीच का, तो उन सब के बारे में छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये स्टार्टिंग से ही माइग्रेशन होता रहा है यहाँ पे, कि मतलब स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार यूरोप वाले लोगों ने इन्हें डिस्कवर किया हो। अब क्योंकि हिस्ट्री यूरोप सेंट्रिक है जो आज पढ़ाई जाती है आजकल, तो इसकी वजह से बोला जाता है कि नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा। नहीं तो जो अमेरिका था वहाँ पे हज़ारों सालों से, यूरोपियन से हज़ारों सालों पहले से ही माइग्रेशन होते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि एशिया
और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है जिसे कि साउथ सी आइलैंड बोला गया है, साउथ सी आइलैंड, साउथ सी आइलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में आइलैंड है जिसको हम फिजी बोलते हैं। फिजी जो देश है उसका एक पार्ट है साउथ सी आइलैंड, ठीक है। तो वहाँ से एशिया से ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग हज़ारों सालों से माइग्रेट होते आ रहे हैं अमेरिका में। ऐसी कोई पहली बात नहीं है कि मतलब यूरोपियंस ने ही फाइंड किया हो, लेकिन फिर भी यूरोप सेंट्रिक हिस्ट्री है, इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने फाइंड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज़ बताई गई है कि जो साउथ अमेरिका है वो आज के टाइम पे भी फॉरेस्टेड है और उस टाइम पीरियड पे भी फॉरेस्टेड था, बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट था और दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, इसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था। फिर एक बार सेंट्रल अमेरिका के बारे में बताया गया जो कि मैक्सिको वगैरह है, वहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली थी सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको में। क्या चीज़ देखने को मिली थी कि जो पॉपुलेशन है ना वहाँ की, यानी कि जो लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो रह रहे हैं कोस्टल एरिया में या फिर प्लेन एरिया में। लेकिन उस टाइम पीरियड पे जो नॉर्थ अमेरिका थी या फिर जो साउथ अमेरिका थे जो कि ऊपर नीचे थे मैक्सिको के, उधर मोस्टली ये देखा जाता था कि जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो जंगलों में रहती थी, फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट हमेशा सेंटर में रहते हैं, यानी कि किसी भी ज़मीन के बीच में होते हैं। कोस्ट में कोई फॉरेस्ट नहीं होता, प्लेन में कोई इतना फॉरेस्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोस्टल और प्लेन एरिया में पॉपुलेशन रह रही थी, क्यों? क्योंकि मैक्सिको डेवलप्ड था बाकी जो आसपास की जगह थी उनके कंपैरिजन में, क्योंकि मैक्सिको में मैंने इस वीडियो में बताया था पहले मोनार्कियल सिस्टम था, पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम, इसी वीडियो में जाना था, ठीक है। इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन कोस्टल और प्लेन एरिया में रहती थी, लेकिन जो बाकी जगह थी जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे फॉरेस्ट और सेंट्रल एरिया में रहती थी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।